पावर मिनिस्टर हमारे पीयूष गोयल साहब जुड़ गए। पीयूष जी सुन पा रहे हैं? हाँ, सुनाई दे रहा है। पीयूष जी बहुत बहुत मुबारकबाद दे दूं पहले आपको इस प्रचंड जीत के लिए। लैंडस्लाइड विक्ट्री है पीयूष जी, बहुत बहुत मुबारकबाद हो आपको। धन्यवाद धन्यवाद। ये तो वास्तव में प्रधानमंत्री मोदी जी और अमित शाह के नेतृत्व में पूरे कार्यकर्ताओं ने जो मेहनत की है और जो जनता ने हम पे विश्वास किया है, जनता ने जो हमारे को समर्थन और आशीर्वाद दिया है, उसकी वजह से विक्ट्री हुई है। मैं सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश और सभी पांचों राज्यों की जनता को, आप सब मीडिया के बंधुओं का धन्यवाद करूंगा जिन्होंने हमारी बात जनता तक पहुंचाई। हाँ, अच्छा। और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस परिवर्तन के लिए हम इस मैदान में आए थे, जिस परिवर्तन के लिए पूरा देश आज इच्छुक है, उस परिवर्तन की एक और लहर इस चुनाव के बाद देश देखेगा। आपसे अभी बहुत बातें करनी है पीयूष जी, न्यूज 24 पर सबसे बड़ा सवाल में फिलहाल, लेकिन मैं ये आपसे पूछना चाह रहा था क्योंकि हम डिस्कस ये कर रहे हैं, डिबेट ये कर रहे हैं इस शो में कि क्या वाकई भारतीय राजनीति के महामानव बन गए नरेंद्र मोदी? महामानव, सुपरमैन जिसे कहते हैं, किसी के पास उसकी कोई तोड़ नहीं है। ये संज्ञा हमने, ये सुकेश रंजन ने दी है, मेरे सहयोगी सुकेश रंजन ने ये संज्ञा दी है। आप नरेंद्र मोदी के लिए कोई टर्म आज सोच पा रहे हैं क्या? ये आप सहमत हैं इससे, महामानव से? नहीं, मेरे हिसाब से देखिए, उनको प्रधानमंत्री मोदी जी को भारतीय राजनीति से सीमित रखना शायद उचित नहीं होगा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज पूरे देश के जनमानस में अपना स्थान बनाया है। आज पूरे देश की जनता उनको विश्वास करती है, पूरे देश की जनता की आकांक्षाएं उनके काम के साथ जुड़ी हुई हैं और मुझे पूरा विश्वास है जिस अथक परिश्रम से वो दिनों रात सामान्य व्यक्ति की, गरीब से गरीब आदमी के जीवन में सुधार लाना चाहते हैं। हर गरीब, हर महिला, हर युवा, हर किसान, हर उस शोषित वंचित परिवार के जीवन को सुधारने के लिए संकल्पित हैं। मैं समझता हूँ वो आज पूरे देश के जन समर्थन के मानव बन गए हैं। पूरे जनता के दिल में आज उनका स्थान बन गया। चलिए ठीक है, मुझे आप भी देखिए, शब्द ढूंढने में दिक्कत हो रही है आज। वाकई इतनी बड़ी जीत है नरेंद्र मोदी और बीजेपी की। एक और सवाल, क्योंकि आप पावर मिनिस्टर है पीयूष गोयल जी, आपकी जानकारी के लिए, मुझे पता नहीं आपको ध्यान में आया कि नहीं, 2014 में जितना हमें समर्थन मिला था, जो वोट परसेंटेज था, 2017 में उससे अधिक वोट मिले हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा को। ऐसा ही कह रहे हैं आप पीयूष जी, क्योंकि आप पावर मिनिस्टर हैं। आपने लगातार इस चुनाव प्रचार में यूपी में बिजली की बुरी हाल का मुद्दा उठाया, बार बार आपने, और डिस्क्रिमिनेशन का भी मुद्दा जोर शोर से उठाया कि मुस्लिम इलाकों में बिजली दी जा रही है, हिंदू इलाकों में नहीं दी जा रही। अब तो आपकी सरकार आ गई, कितने दिन में आप इसे करेक्ट कर देंगे? कितने दिन में यूपी में 24 घंटे बिजली मिलने लगेगी और ये डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव बंद हो जाएगा? देखिए, मैं तो 3 वर्ष से लगा हुआ हूँ राज्य सरकार के साथ कि वो पूरे प्रदेश का जो ढांचा है, बिजली का, विद्युतीकरण का ढांचा है, उसको सुधारे, गांव-गांव, घर-घर तक, किसान के खेत तक बिजली पहुंचाए। और आज देश में पावर सरप्लस है, कोल सरप्लस है, तो हम सभी को 24 घंटे बिजली देने के लिए सक्षम हो सकते हैं अगर उसका ढांचा, विद्युतीकरण का ढांचा सुधारे। अब मुझे खुशी है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने जा रही है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार दोनों मिलके अब विकास हर घर तक पहुंचाएंगे और जो लक्ष्य प्रधानमंत्री मोदी जी ने रखा था, 2014 में रखा था बाय द वे, कि हम हर घर को 24 घंटे बिजली देंगे, हर किसान को पर्याप्त मात्रा में बिजली देंगे, ये लक्ष्य हम 2022 15 अगस्त जब भारत के 75 वर्ष पूरे होते हैं उसके पहले पूरी तरीके से हासिल करेंगे। अब तेजी से जो ढांचा है विद्युतीकरण का, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको सुधार करने में हम लगेंगे। केंद्र की सहायता तो पहले से राज्य सरकार के पास थी, लेकिन अब बिना भेदभाव के, बिना कोई राजनीतिक भेदभाव, बिना धर्म या जाति के आधार पर भेदभाव, पूरे प्रदेश में अब विद्युतीकरण का काम तेजी से विकास करेगा। तो पीयूष गोयल जी, सुकेश रंजन बोल रहा हूँ, ये पूछना चाह रहा था, जो सीधे सीधे मानक नहीं पूछ पा रहे या सीधा नहीं पूछा उन्होंने, कि आपने उसको, बिजली को भी धर्म से जोड़ दिया।
भाई ईद और दिवाली दोनों में बिजली होनी चाहिए। हमने नहीं जोड़ा पैसा। बहुत लोगों ने इसको हाथों हाथ लिया। तो सीधे सीधे कह दीजिए कि अब मुस्लिम का त्योहार हो कि हिंदू का त्योहार हो, अब तो ये अश्योर करते हैं आपको कि दोनों त्योहारों में मिलेगी बिजली। आप शायद भूल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने 60 वर्ष की राजनीति में, पहले जनसंघ हो या आज भारतीय जनता पार्टी हो, सारे समाज को साथ में लेके जाके राजनीति की है। हमने कभी समाज को वोट बैंक पॉलिटिक्स या धर्म और जाति के आधार पर नहीं बांटा। और आज का चुनाव का जो परिणाम है वो दर्शाता है कि समाज का हर वर्ग, हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी ने भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी जी का समर्थन किया है, उनको आशीर्वाद दिया है। और हमारे विकास के काम में सबका साथ होता है और सबका विकास होता है। तो मैं आपके माध्यम से उत्तर प्रदेश के पूरे देश की जनता को आश्वस्त करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी विकास में कभी भेदभाव नहीं करेगी। हर धर्म, हर जाति, समाज के गरीब से गरीब व्यक्ति हो या कोई भी वर्ग का व्यक्ति हो, सभी को बिजली जैसी सुविधा से हम पूरी तरीके से लाभ दिलवाएंगे। तो आप देश के बड़े मंत्री हैं पीयूष गोयल जी, इससे मिलता जुलता एक सवाल और है, उस पर भी अश्योर कर दीजिए जनता को कि अब कब्रिस्तान और शमशान, ये भी चूंकि प्रधानमंत्री ने उठाया था, अब ये दोनों जो है वो बराबर बनेंगे। अब ये मरने के बाद कम से कम बराबरी होगी लोगों में। देखिए, बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि गत सरकार ने इस संवेदना वाले विषय में भी भेदभाव किया था और शायद वोट बैंक पॉलिटिक्स के होते उन्होंने एक प्रकार से कुछ धर्मों के साथ अन्याय किया। और भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी कोई भी विकास के काम में, चाहे वो बिजली पहुंचाना हो, चाहे उज्ज्वला के माध्यम से महिलाओं के जीवन को सुधारने की बात हो, आपकी जानकारी के लिए 2.25 करोड़ मुफ्त में एलपीजी कनेक्शन उज्ज्वला के माध्यम से दिए गए। उत्तर प्रदेश अकेले में 52 लाख कनेक्शन दिए गए मात्र 1 साल में। आगे चल के 5 करोड़ घर तक पहुंचाया जाएगा। हमने कभी किसी को जाति धर्म नहीं पूछी, किस धर्म से हो, किस जाति से हो। जब हम रोड बनाते हैं, जब हम अलग अलग प्रकार की सुविधाएं जनता को देते हैं, चाहे वो उनकी जीवन सुरक्षा बीमा योजना हो, चाहे मुद्रा योजना के तहत लाखों करोड़ रुपए का कम ब्याज पे कर्ज हो, हमने कभी भेदभाव नहीं किया। और ये प्रधानमंत्री जी का एक बहुत स्पष्ट काम करने का तरीका है कि पूरे समाज में हर एक का, और खास तौर पे गरीब से गरीब व्यक्ति का पहला अधिकार है भारत के संसाधनों के ऊपर। पंडित दीनदयाल उपाध्याय हमारे जो आइडियोलॉग थे वो बता के गए थे, उन्होंने हमें सिखाया है कि गरीब से गरीब व्यक्ति का पहले उद्धार हो, अंत्योदय की जो कल्पना है, भावना है, उसको सम्मान मिले, और यही भारतीय जनता पार्टी की सही पहचान। अच्छा ठीक है, आज के नतीजों पर एक कमेंट और चाह रहा हूं पीयूष गोयल जी आपसे मैं। आज के नतीजों में सबसे बड़ा रोल कौन से इशू का रहा? क्योंकि आपने मुद्दे सारे उठाए, जैसे सुकेश ने अभी कहा, आपने बिजली में धर्म के आधार पर जो भेदभाव हो रहा था वो मुद्दा उठाया, कब्रिस्तान शमशान का मुद्दा उठाया, उसके अलावा और बहुत सारे गुंडागर्दी, गुंडाराज, समाजवादी पार्टी का विकास नहीं हुआ, करप्शन, तमाम मुद्दे उठाए। आपके हिसाब से इस जीत के लिए सबसे बड़ी वजह कौन सी रही, कौन सा मुद्दा रहा? बड़ा स्पष्ट है, प्रधानमंत्री मोदी जी का ईमानदार नेतृत्व, निर्णायक नेतृत्व, उनका विकास के प्रति जो संकल्प है और जिस प्रकार से वो देश में गरीब से गरीब व्यक्ति के जीवन में उज्ज्वला लाना चाह रहे हैं, उज्जवल जीवन देना चाह रहे हैं, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरे देश में एक आत्मविश्वास और आत्मसम्मान की भावना जगाई है, स्वाभाविक है कि पूरे देश में आज वो सबसे लोकप्रिय नेता बन गए। हर एक वर्ग समाज का उन पे विश्वास करता है और उनके नेतृत्व की सराहना करता है। एक और चीज बताइए पीयूष जी, क्योंकि आप तो इकोनॉमी के एक्सपर्ट भी हैं, आप तो खुद एक चार्टर्ड अकाउंटेंट रहे हैं पीयूष गोयल जी, नोटबंदी के सबसे बड़े मुखर सपोर्टर्स में से आप रहे। चार्टर्ड अकाउंटेंट रहा नहीं हूँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है, जिंदगी भर में रहूंगा। हाँ नहीं, मंत्री बनने के बाद मुझे लगा शायद अब अकाउंटिंग तो नहीं करते होंगे आप तो इतना बड़ा मंत्रालय संभालते हैं, राजनीति करते हैं। देखिए, मंत्री बनने
मैं आपको बताऊं भाई साहब, मंत्री बनने के बाद चाहे वो मेरी चार्टर्ड अकाउंटेंसी की पढ़ाई हो, चाहे वो मेरे लॉ की पढ़ाई हो, और या मेरे 30 वर्ष जो मैंने व्यवसाय में लगाए, अपनी छोटी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से शुरू करके उसको बड़ा किया, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की, हर एक पहलू मेरे जीवन का, मेरे राजनीतिक जीवन में और सरकारी काम में मदद करते हैं। बिल्कुल, जनता की सेवा करते हैं। बिल्कुल ठीक है। सवाल मेरा यह था कि नोटबंदी पास हो गई क्या? क्योंकि आप नोट बैन को बहुत सपोर्ट कर रहे थे, बहुत उसके पक्ष में आपने मीडिया में खूब बात भी की थी। नोटबंदी पास हो गई क्या? क्योंकि बड़ा लॉजिकल था। देखिए, जब आप इनफॉर्मल इकोनॉमी को फॉर्मल इकोनॉमी से जोड़ते हैं तो स्वाभाविक है कि भारत का भविष्य और उज्जवल होगा। जब आप भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए बड़े कठोर कदम उठाते हैं तो स्वाभाविक है कि देश का आगे का भविष्य और बेहतर होगा। जब आप आतंकवाद के ऊपर प्रहार करते हैं तो स्वाभाविक है आंतरिक सुरक्षा सुधरेगी। और मैं समझता हूं पास तो प्रधानमंत्री मोदी जी की पूरी नीतियां हुई हैं और नोटबंदी का उसमें बहुत बड़ा प्रभाव है। शायद ऐतिहासिक निर्णय, पूरे विश्व में कोई नेता ने इतना बड़ा कदम नहीं उठाया है भ्रष्टाचार, काला धन और आतंकवाद के खिलाफ, जितना बड़ा हिम्मत वाला कदम मोदी जी ने नोटबंदी के माध्यम से उठाया। तो मोदी जी पास हुए, उनके साथ साथ हर सब्जेक्ट में पास हुए, नोटबंदी का भी सब्जेक्ट पास हुआ और उज्जवल नंबर से बिल्कुल सही, क्योंकि हमने तो हमारा श्रेणी में पास हुए। हमने तो हमारा कवरेज का नाम भी यही दिया था, मोदी की मिड टर्म परीक्षा, और डिस्टिंक्शन के साथ पास हुए हैं वो, अच्छे खासे नंबर्स लेके, अच्छे खासे। सुकेश कुचपेड़, पीयूष जी अब गोल्ड मेडल लेके पास हुए भाई साहब। देखिए, नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस। पीयूष जी, अभी तो सब अच्छा दिख रहा है कि मोदी जी महामानव हो गए, अभी तो सब कुछ अच्छा है। अब इन हाइंडसाइट आदमी सोचेगा कि इसमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ, दूसरी पार्टियां सोचेंगी, विपक्ष सोचेगा। लेकिन अब जो सवाल मुंह बाय खड़ा है और जो देश की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता जानना चाहती है कि वहां मुख्यमंत्री कौन होगा, इसका जवाब आपका होगा कि पार्लियामेंट्री बोर्ड कल तय कर देगा, परसों तय कर देगा, आप इंतजार करिए। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि आपकी तरह कोई युवा व्यक्ति वहां का मुख्यमंत्री होगा, ये तो अश्योर कर सकते हैं कि कोई युवा चेहरा आएगा, कोई नया चेहरा आएगा जो उस प्रदेश को चलाएगा। पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी शायद एकमात्र ऐसी पार्टी है जो कार्यकर्ताओं के अथक परिश्रम के आधार पे अपनी राजनीति करती है, जनता से जुड़ती है और जनता की सेवा करती है। एक सेवा भावी, ईमानदार और कर्मठ नेता जो उत्तर प्रदेश की जनता की आकांक्षाओं को पूरा कर सके, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनेगा। कोई सांसद भी हो सकता है कि विधायक ही होगा, विधायक दल में होगा कोई? कुछ फैसले तो प्रधानमंत्री मोदी जी और अमित शाह जी पे भी छोड़ दीजिए, पत्रकार बंधु स्पेक्युलेट कर सकते हैं, फैसला तो हमारे नेता ही ले सकते हैं, आप तो नहीं ले पाओगे। अच्छा पीयूष जी, एक चीज और बताइए। पीयूष जी, नरेंद्र मोदी जब बिहार और दिल्ली हारे थे, मतलब नरेंद्र मोदी हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप देख लिया आज भी जीत मोदी जी की बता रहे हैं। दिल्ली और बिहार हारे थे तब हर कोई कह रहा था विजय रथ रुक गया, मोदी लहर कमजोर पड़ गई, दिन लद गए, असलियत का एहसास हो गया। आप उन सब लोगों को आज क्या कहना चाहते हैं जो लोग डाउट कर रहे थे कि मोदी जी के दिन लद गए या लहर कमजोर पड़ गई, खत्म हो गई? हम हर चुनाव जीतने के लिए लड़ते हैं, पूरा परिश्रम करते हैं और अपनी बात जनता के पास लेके जाते हैं, अपनी बात से जनता को जोड़ते हैं। कुछ चुनाव में हमारी पराजय भी होती है, उसको हम स्वीकार करते हैं, उसमें हम कोई लेम डप एक्सक्यूजेज या और किसी के ऊपर ढकेलते नहीं है। लेकिन स्वाभाविक है कि आज इन दोनों प्रदेशों की जनता भी शायद सोच रही होगी कि मोदी जी को जिताया होता, भारतीय जनता पार्टी को जिताया होता तो शायद उनके प्रदेश में भी और उज्जवल भविष्य होता। आप दिल्ली की बुरी हालत देख लीजिए, किस प्रकार की राजनीति, किस प्रकार की गवर्नेंस, और या तो मैं कहूंगा मिस गवर्नेंस आज दिल्ली में देखने को मिलती है। स्वाभाविक है कि दिल्ली का हर एक नागरिक आज याद कर रहा होगा वो दिन और पछता रहा होगा अपने गलत निर्णय पे। नहीं, लेकिन बिहार और दिल्ली की हार का जो दर्द था ना पीयूष जी, मैं वही पूछ रहा हूं, वो जो दर्द था, क्या आज की जीत ने वो दर्द मिटा दिया? क्या वो दाग धो दिए और जो विजय रथ था फिर से चल पड़ा है आगे? देखिए, हमें तो मैं सब समझता हूं चुनाव में हार जीत होती है और उसको हम दर्द और हर्ष से नहीं मोड़ते। हम जनता की सेवा करने के लिए काम पे उतरे हैं, राजनीति में आए हैं और जनता की सेवा हमें करना है
शायद दिल्ली में और बिहार में विपक्ष की भूमिका निभा के जनता की सेवा करना है, बाकी पूरे देश में सत्तारूढ़ पार्टी के रूप में सेवा करना है। केंद्र में तो हमें पूरे देश के 125 करोड़ जनता की सेवा करना है, उसमें तो कोई अलग नहीं है कोई राज्य, चाहे भाजपा शासित हो या गैर भाजपा शासित हो, हम तो 125 करोड़ की सेवा में काम कर रहे हैं। हाँ। अच्छा, एक छोटा सवाल सुकेश जहन में आ गया मेरे, क्योंकि 125 करोड़ जनता के लिए काम करने का दावा और वादा बार बार पीयूष गोयल जी कर रहे हैं। यूपी उत्तराखंड तो खैर बहाना है, ये 5 राज्य बहाना है क्योंकि यहां चुनाव हुए हैं। पीयूष जी, देश की जनता कभी कभी आपको टीवी पर देखती है और इस तरह से खुले सवालों का सामना करते हुए कभी कभी देखती है। जिन जिन लोगों के देश में इस समय घरों में बिजली जाती है या उनके कनेक्शन अभी तक नहीं है, मैं आपके मुंह से सुनना चाह रहा हूं, क्या 2022 तक वेट करना पड़ेगा? क्या कुछ थोड़ा सा एश्योरेंस आप दे सकते हैं अभी? देखिए, हमारा जो लक्ष्य है वो 2022 15 अगस्त जब 75 वर्ष होते हैं आजादी के, उसके पहले करना है। इसका ये मतलब नहीं है कि 22 तक वेट करना है। अब कई राज्य हैं जिन्होंने पहले ही कर दिया। आप जानते हैं गुजरात और गोवा में तो 24 घंटे बिजली सबको मिलती है, महाराष्ट्र के अधिकांश जगहों पे मिलती है, आंध्र प्रदेश तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार की मदद से गत महीनों में, गत वर्ष 1-1.5 वर्ष में 24 घंटे बिजली सभी को मिलनी शुरू हो गई है। आज के दिन भारत में कोयला और बिजली सरप्लस है, अधिक है, जो डिमांड है उससे भी अधिक है। जितना राज्य चाहे उतनी बिजली आज उपलब्ध है देश में। मैं आपके माध्यम से सभी राज्यों को अनुरोध करूंगा कि वो और अधिक मात्रा में बिजली खरीदें, अपने प्रदेश में जो विद्युतीकरण का ढांचा है, जो सुविधाएं हैं, उसको अपग्रेड करें, उसका सुधार करें और अपनी जनता को 24 घंटे बिजली देने का साहस करें। पीयूष जी, एक आखिरी सवाल पूछ लूं आपसे। आपके बगल वाला प्रदेश जो है उससे उम्मीदें थी, वो आप हार गए, उसमें हार की वजह क्या मानते हैं? और पंजाब में जो आप हारे वो अकाली दल की हार है कि उसमें कुछ अपना इंट्रोस्पेक्ट करने का भी है कि प्रधानमंत्री तो वहां भी गए थे? देखिए, हर राज्य में अपनी अपनी वजह होती है, उसकी तो समीक्षा पार्टी करेगी, पूरा डिटेल में करेगी। लेकिन पंजाब की बात मैं जरूर बता दूं कि 38% वोट कांग्रेस को मिला है और हमारे गठबंधन को 31 दशमलव कुछ वोट मिला है। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि कोई हम एकदम हार गए और खत्म हो गए। आम आदमी पार्टी तो तीसरे नंबर पे शायद 24% वोट लेके सिर्फ एक ही पंजाब के रीजन में रह गई है। तो मुझे लगता है ये हार जीत का सिलसिला चलता रहेगा। हम जनता की सेवा का काम करते रहेंगे और ये भारत को एक सोने की चिड़िया फिर से बनाने में हम पूरी तरीके से संकल्प हैं। मोदी जी थकते क्यों नहीं है पीयूष जी? हम उनको देखते हैं कि इतनी रैलियां करते हैं, इतना काम करते हैं, सुबह सुबह फिर उठ जाते हैं, थकते क्यों नहीं है? मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आप तो उनको करीब से जानते हैं। भाई साहब, जब आप उस गरीब माँ के आंखों में देखें जिसके बच्चे को दूध नहीं मिलता है, जब आप उस गरीब के घर में जाएं जिसके यहाँ बिजली नहीं है, उस विद्यार्थी की तरफ देखें जिसके साथ सदियों से शोषण हो रहा है, जो पिछड़े रह गए, तब आपको ध्यान में आएगा कि इतना काम करना बाकी है कि थकने का तो कोई सवाल ही नहीं है। जितना काम करें इस देश के लिए उतना कम है। मैं तो आपके माध्यम से सभी को रिक्वेस्ट करूंगा और मीडिया के बंधुओं को भी रिक्वेस्ट करूंगा कि हम सब मिलके फिर एक बार भारत का जो सही स्थान है विश्व में उसको स्थापित करें, अपने आप को एक विश्व गुरु के रूप में स्थापित करें। हम सबको मिलके गरीबी से लड़ना है, हम सबको मिलके भारत को विकसित देश बनाना है। और अगर हम सब अपने आपसी मतभेद को छोड़ के इस गरीब से गरीब व्यक्ति को अपने नजर के सामने रख के काम करें तो मुझे पूरा विश्वास है कि हम अपने लक्ष्य को पाने में बहुत जल्द सफल होंगे। पीयूष जी, बस एक और सवाल आपसे। आप भी बार बार पानी पी रहे हैं, मुझे पता है आज सवाल देते देते आप भी थक गए होंगे, गला सूख रहा होगा बार बार। हालांकि आप कांग्रेस मुक्त भारत का अभियान मोदी जी के नेतृत्व में चला रहे हैं, लेकिन फिर भी स्वस्थ लोकतंत्र तो यही डिमांड करता है ना पीयूष जी कि विपक्ष भी मजबूत होना चाहिए, तभी सरकार भी अपने टोस पर रहती है और तभी सिस्टम बढ़िया से आगे चलता है। बार बार चैलेंज मिलना चाहिए, चेक और बैलेंस रहना चाहिए। लेकिन ऐसा लग रहा है आज के नतीजों को देखकर पीयूष जी कि कोई खास चैलेंज मिल नहीं रहा है आपको। अभी कोई टिप दीजिए 2-4 अपने विपक्ष को, की विपक्षी पार्टियों को सलाह दीजिए कुछ कि कैसे वो मुकाबला करें इस महामानव का।
नहीं, हम तो लगे हुए हैं अपनी जनता की सेवा करने में, हम अपने पार्टी के उद्देश्यों को पूरा करने में लगे हुए हैं, अपने कार्यकर्ताओं के साथ जुटे हुए हैं कि इस देश में एक ऐसा देश निर्माण हो, भ्रष्टाचार मुक्त हो, गुंडा राज को खत्म करे, एक प्रकार से इस देश में हर एक व्यक्ति आत्मनिर्भर हो, उसका एक जीवन अच्छा जीवन बने। हमारा लक्ष्य तो वो है। विपक्ष अपना काम कर रही है, विपक्ष अपनी आत्मचिंतन करे, विपक्ष का नेतृत्व अपने आप सोचे कि उसने किस प्रकार से काम करना है जिससे वो जनता की सेवा कर सके। मैं समझता हूं डिसरप्टिव पॉलिटिक्स और पॉलिटिक्स ऑफ ये जो नकारात्मक राजनीति आज के दिन कई दल कर रहे हैं, अगर उसको वो छोड़ के एक सकारात्मक राजनीति करें और मुद्दों के आधार पे सरकार के साथ भी कई बार मिलकर काम करना पड़ता है। सरकार कोई गलती करे तो उसके ऊपर अपना काम करना पड़ता है। तो विपक्ष को एक सकारात्मक राजनीति अगर करेगी तो मुझे पूरा विश्वास है कि विपक्ष भी इतनी रेलेवेंट नहीं होगी जितना आज के दिन होती दिख रही है। अच्छा पीयूष जी, एक चीज और है और बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक हिंदुस्तानी जानना चाहता है, नोट बैन के बाद भी आपने चेतावनियां 2-3 आपने भी और मोदी जी ने दी थी। बेनामी एक्ट, बेनामी प्रॉपर्टी या फिर काला धन निकालने के लिए और कड़े कदम उठाने वाले हैं। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद नोटबंदी बहुत बड़ा फैसला था, बहुत बोल्ड फैसला था, पूरी दुनिया में उसकी चर्चा हुई है। पीयूष जी, क्योंकि आप तो मोदी जी के इस सरकार के इनर सर्कल में हमेशा रहते हैं, अब अगला ऐसा कौन सा बोल्ड स्टेप आने वाला है पीयूष जी जिसकी तैयारी चल रही है? भाई साहब, मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं, मुझे एक जिम्मेदारी दी है, मैं उसका निर्वाह करने में लगा हुआ हूं। बाकी क्या और स्टेप्स लेने हैं वो तो प्रधानमंत्री जी और हमारा जो लीडरशिप है वो जानती होगी। माननीय अमित शाह जी जानते या वित्त मंत्री अरुण जेटली जी जानते होंगे। हम अपने एक छोटे कार्यकर्ता की भूमिका में खुश हैं और अपना काम जो दिया गया है उसमें अपने आप को सीमित रखते हैं। ठीक है पीयूष जी, इसी जवाब के साथ बहुत बहुत बधाई एक बार फिर से और बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज 24 के सबसे बड़ा सवाल कार्यक्रम में आने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पीयूष गोयल जी, मुबारक हो। एक छोटा सा ब्रेक यहां पर लेना पड़ेगा। देखा आपने, देश के पावर मिनिस्टर हैं, ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल हर सवाल का लंबा चौड़ा जवाब देते हैं, लेकिन सुकेश ने भी बहुत कोशिश की, उस जवाब में देते बहुत नहीं है। एक छोटा सा ब्रेक लेना, ब्रेक